गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं श्रवण कीचड़, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, बीए फर्स्ट ईयर में इतिहास के 2 प्रश्न पत्र हैं। प्रथम प्रश्न पत्र भारत का इतिहास प्रारंभ से लेकर 1200 ईस्वी तक है और द्वितीय प्रश्न पत्र राजस्थान का इतिहास है। तो आज हम प्रथम प्रश्न पत्र जो भारत का इतिहास प्रारंभ से लेकर 1200 ईस्वी तक है, इसे हम सामान्यतः प्राचीन भारत के इतिहास के नाम से भी जानते हैं, इसका अध्ययन प्रारंभ करेंगे। इस प्रथम प्रश्न पत्र में फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट टॉपिक हमारा है प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत। इसकी आज हम चर्चा करेंगे। इतिहास के स्रोतों से क्या तात्पर्य है, यानी जिस सामग्री से हमें ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है वो इतिहास के स्रोत कहलाते हैं। मुख्य रूप से प्राचीन भारतीय इतिहास के समस्त स्रोतों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण। इनसे हमें ऐतिहासिक घटनाएं के बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है। तो पुरातात्विक स्रोतों के अध्ययन करने से पहले हमें थोड़ा ये भी जान लेना आवश्यक है कि जो पाश्चात्य इतिहासकार हैं, पाश्चात्य यानी अंग्रेजी इतिहासकार, यूरोपीय इतिहासकार कह सकते हैं, उनकी मान्यता क्या रही है कि प्राचीन भारत का इतिहास का जानने का कोई विश्वसनीय साधन नहीं है। उनका भारतीय इतिहास पर यह आरोप रहा सदा से ही कि भारतीयों को इतिहास लेखन की जानकारी का अभाव था। भारतीय हैं वो लेखन कला से अनभिज्ञ थे और वो अपने इतिहास के प्रति उदासीन थे। उन्होंने सही ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण नहीं लिखा है। लेकिन जो ये पाश्चात्य इतिहासकारों द्वारा भारतीय इतिहास पर जो आरोप लगाए गए हैं, ये बिल्कुल गलत हैं और ये निराधार हैं। भारतीयों को इतिहास लेखन की जानकारी थी, उनमें इतिहास लेखन की बुद्धि भी थी और भारतीयों ने इतिहास को विद्या ज्ञान के एक विशिष्ट अंग के रूप में भी स्वीकार किया है। प्राचीन भारतीयों के इतिहास में पुराण, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र आदि सभी का समावेश था और ऐतिहासिक घटनाओं का भी पर्याप्त विवरण मिलता है। भारतीय कलाकारों की जो कलाकृतियाँ थी, उनसे भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास का बोध होता है। जैसे मूर्तिकला है, चित्रकला है, भवन निर्माण कला है, तो इनसे भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति की जानकारी प्राप्त होती है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के समस्त स्रोतों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: पुरातात्विक स्रोत है, साहित्यिक स्रोत है और विदेशी यात्रियों के विवरण। पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं? क्वेश्चन आ सकता है कि पुरातात्विक स्रोतों से क्या तात्पर्य है, या पुरातात्विक स्रोत किसे कहते हैं? जो जमीन में दबी हुई वस्तुएं हैं, उनका अध्ययन कर जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं, वो पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में सर्वाधिक योगदान इन पुरातात्विक स्रोतों का ही है। पुरातात्विक स्रोत 2 रूप में हमारे सामने आते हैं, एक तो स्वतंत्र रूप में और एक संशोधक के रूप में। सिंधु घाटी सभ्यता है, उसके भी विविध पक्षों यानी आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक पक्षों का ज्ञान हमें पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होता है और कुछ से जो जानकारी हैं उनकी पुष्टि पुरातात्विक स्रोतों के साथ साथ साहित्यिक स्रोतों से भी होती है। तो पुरातात्विक स्रोतों को मुख्यतः 6 भागों में बांटा जा सकता है। यह आपको अवश्य ध्यान में रखना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निबंधात्मक क्वेश्चन, कि भारतीय इतिहास के जानकारी के पुरातात्विक स्रोतों की विवेचना कीजिए। तो पुरातात्विक स्रोतों को मुख्य रूप से 6 भागों में बांट सकते हैं: अभिलेख है, मुद्राएं एवं सिक्के हैं, मोहरें, कलाकृतियाँ, स्मारक एवं अन्य अवशेष
यानी मंदिर, स्तूप, स्तंभ, चैत्य और अन्य पुरावशेष यानी मृदभांड। मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन, उपकरण है, आभूषण है। तो इन प्रकार इन पुरातात्विक स्रोत का हम अलग अलग का अध्ययन करेंगे। अभिलेख, जो लेख मिट्टी, पत्थर या धातु पर लिखे होते हैं वो अभिलेख कहलाते हैं। और अभिलेखों की महत्ता ये है कि इनसे हमें तिथि क्रम और समसामयिक घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। प्राचीन भारतीय शासकों ने समय समय पर अपनी विजयों, कीर्ति, दान, समारोह आदि की स्मृति में अनेक अभिलेख लिखवाए थे और अभिलेख उत्कीर्ण भी कराए थे। यानी अभिलेखों के भी हम कई वर्गों में बांट सकते हैं। शिलालेख है, यानी पत्थर पर जो लेख लिखे हुए हैं। स्तंभ लेख है, ताम्र लेख है, गुहा लेख है और मूर्ति लेख है। इन लेखों में कुछ तो राजा की आज्ञाओं के रूप में लिखे मिलते हैं, कुछ दान लेख भी हैं और कुछ प्रशस्तियाँ भी हैं और कई बार व्यक्तिगत लेख भी हमें मिले हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास में मुख्यतः सर्वप्रथम अभिलेख अशोक के अभिलेख मिलते हैं। मौर्य सम्राट जो अशोक है उसके अभिलेख ही मिलते हैं। इन अभिलेखों से तत्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक दशाओं की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इन अभिलेखों से हमें शासकों का नाम, उनकी वंशावली, तिथिक्रम, उनके समय की महत्वपूर्ण घटनाओं आदि का पर्याप्त ज्ञान होता है, जिसकी सहायता से हम हमारे देश की राजनीतिक स्थिति तथा विभिन्न राज्यों के आपसी संबंधों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्तंभ लेख हैं। स्तंभ लेखों में भी अशोक के स्तंभ लेख सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। इन स्तंभ लेखों से भी तत्कालीन राजनीतिक, धार्मिक एवं आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। गुहा लेख भी हमें मिले हैं। इन गुहा लेखों में दशरथ के नागार्जुनीय गुहा लेख, सातवाहनों के नासिक, नानाघाट और कार्ले के लेख, इनसे भी तत्कालीन सामाजिक और धार्मिक स्थितियों की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा पुरातात्विक स्रोतों में मुद्राओं तथा सिक्कों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में सिक्कों से बड़ी सहायता मिलती है। प्राचीन भारत के सिक्के हैं वो आहत या पंचमार्क सिक्के होते थे, यानी उन सिक्कों पर अनेक चिन्ह बने हुए थे और इन पर किसी प्रकार के लेख नहीं है, तो उन्हें आहत या पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। मुख्यतः 200 ईसा पूर्व से लेकर ईस्वी सन की 3वीं शताब्दी तक, यानी जिसको मौर्योत्तर काल भी कहते हैं, उनकी जानकारी के महत्वपूर्ण साधन सिक्के ही हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि भारत के इतिहास में, प्राचीन इतिहास में मौर्योत्तर काल की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत सिक्कों से ही प्राप्त होता है। हमारे जो गणराज्य हैं उनके बारे में जानकारी सिक्कों से ही मिलती है। सोने, चांदी, तांबे और पीतल के सिक्कों पर प्राय शासकों के नाम, उनकी उपाधि, उनकी तिथि, राज चिन्ह तथा धर्म चिन्ह अंकित होता था। तो इससे राजवंशों के काल निर्धारण में भी बहुत सहायता मिलती है। राजाओं के द्वारा अपने साम्राज्य में जो कार्य किए गए उनका विवरण मिलता है। कनिष्क के सिक्कों पर बौद्ध, हिंद, यूनानी राजाओं की देवताओं के नाम मिलते हैं जो कि उसकी धार्मिक सहिष्णुता के प्रचारक हैं। तो सिक्के हैं वो प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। उनसे राजनीतिक, सामाजिक और तत्कालीन धार्मिक और आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है। और सिक्कों के प्राप्ति स्थानों से संबंधित राजाओं की या साम्राज्य की सीमाएं निर्धारित करने में भी हमें सहायता प्राप्त होती है। मुद्राओं पर अंकित लेख एवं चित्र तत्कालीन साहित्य एवं कला की स्थिति का भी हमें आभास कराते हैं। मोहरें,
प्राचीन काल में मोहरें मिट्टी और धातु दोनों की बनती थी और इन पर किसी नरेश, सामंत, पदाधिकारी आदि के हस्ताक्षर होते थे। इनके सूक्ष्म अध्ययन से इतिहास के काल निर्माण में सहायता मिलती है। इन मोहरों से तत्कालीन युग की कला पर भी पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता में भी हमें मोहरें मिली हैं, जिनसे उस समय की तो धार्मिक और आर्थिक पक्ष की भी जानकारी मिलती है। अनेक संग्रहालयों में भी प्राचीन बहुसंख्यक मोहरें देखी जा सकती हैं, जिनसे उस काल के बारे में हमें पर्याप्त जानकारी मिलती है। कलाकृतियाँ। प्राचीन भारत के इतिहास में कलाकृतियों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। कलाकृतियों में भित्ति चित्र है, स्तंभ है, मूर्तियाँ हैं, खिलौने आदि शामिल हैं, जिनके अध्ययन से प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के विभिन्न पक्षों के बारे में नूतन जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। प्राचीन काल की धातु मूर्तियों, पाषाण मूर्तियों एवं मणि मूर्तियों से न केवल कला के विकास के विभिन्न सोपानों की जानकारी मिलती है, बल्कि तत्कालीन धर्म, संस्कृति, आभूषण, परिवेश, आभूषण इनके बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। सातवां एवं कुषाण काल में मूर्तिकला की दो प्रमुख शैलियों का विकास हुआ, मथुरा शैली तथा गांधार शैली। उनसे भी हमें ये जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। पुरातात्विक कलाकृतियों में भित्ति चित्रों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। भारत के शैल चित्र या भित्ति चित्र में प्रागैतिहासिक काल से लेकर ऐतिहासिक युग तक मानव के जीवन की विभिन्न घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और शैल चित्रों के लिए हमारे देश में मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका स्थान है वो प्रसिद्ध है। वहाँ से काफ़ी मात्रा में हमें शैल चित्र मिले हैं, जो कि मध्य प्रदेश में है, ध्यान में रखना आपको। ऐतिहासिक शैल चित्र मुख्यतः प्राक मौर्य यानी मौर्यकालीन है। इस काल के चित्रित शैलाश्रयों में ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए अभिलेख और बौद्ध प्रतीक जैसे धर्मचक्र, बोधि वृक्ष आदि की भी जानकारी मिलती है। उत्तरी राजस्थान में शैल कला से संबंधित 22 पुरास्थलों की पहचान की गई है। यानी अपने राजस्थान में जो बैराट क्षेत्र है वहाँ शैल चित्र मिले हैं। इस क्षेत्र में भीम डोंगरी, बीजक की डोंगरी, गणेश डोंगरी आदि से काफ़ी मात्रा में हमें शैल चित्रकला या शैल कला के प्रमाण मिले हैं। स्मारक एवं अन्य अवशेष। भारत के विभिन्न स्थलों से प्राप्त स्मारकों या अन्य अवशेषों जैसे मंदिर है, स्तूप है, स्तंभ है, विहार है आदि से भी प्राचीन भारत के सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। सिंधु सभ्यता के 4 विशेष महत्व के स्मारक मिले हैं, जैसे विशाल स्नानागार है, विशाल अन्नागार है, डॉकयार्ड है और विश्व का प्राचीनतम स्टेडियम भी मिला है, जिनसे हमें तत्कालीन भवन निर्माण कला के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। बिहार में गया के पास बाराबार एवं नागार्जुन की पहाड़ियों से प्राप्त मौर्यकालीन जो गुहा आवास मिले हैं वो शिलाओं को काट कर की जाने वाली निर्माण कला के प्राचीन उदाहरण हैं। गुप्तकालीन जो वैष्णव मंदिर हैं उनसे भी हमें विष्णु के विभिन्न रूपों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। बरहुत स्तूप, बोध गया स्तूप एवं सांची का स्तूप न केवल हमें समकालीन कला की जानकारी देती हैं, बल्कि इनके माध्यम से तत्कालीन जनजीवन के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। इन स्मारकों से हमें इतिहास के कालक्रम, तत्कालीन धार्मिक विश्वास एवं विदेशों के साथ भारत के संबंधों की भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो ये स्मारक हैं व अन्य अवशेष भी हमारे इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अन्य पुरावशेषों में मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन, पाषाण एवं धातु के उपकरण, अस्त्र शस्त्र, बर्तन, आभूषण आदि भी तत्कालीन जीवन के अनेक पहलुओं की जानकारी हमें देते हैं। इनसे हमें तत्कालीन संबंधित काल की घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मृदभांड हैं
हम मृदभांडों को भी 4 संस्कृति में बांटते हैं: गैरिक मृदभांड संस्कृति, काले और लाल रंग के मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड परंपरा और उत्तरी काली चमकीले मृदभांड परंपरा। तो जो गैरिक मृदभांड हैं उनसे हमें गंगा घाटी के ग्राम्य जीवन की जानकारी मिलती है, जो कि लगभग 1200 से 1300 ईसा पूर्व के हैं। काले और लाल रंग के मृदभांड हैं वो अपेक्षाकृत विस्तृत क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं और इनसे हमें ताम्रपाषाणी काल की जानकारी प्राप्त होती है। चित्रित दूसरा मृदभांड परंपरा है वो पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान में विकसित हुई है और इनसे हमें वैदिक संस्कृति की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा उत्तरी काली चमकीले मृदभांड परंपरा से हमें जो द्वितीय नगरीय क्रांति है उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस परंपरा से हमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के समय में जानकारी प्राप्त होती है। और मौर्यकालीन जो परंपरा है यानी मौर्य काल है उसके बारे में हमें उत्तरी काली चमकीले मृदभांड परंपरा से जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार जो ये मृदभांड हैं वो भी प्राचीन काल के इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोतों के रूप में हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आज हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों के बारे में चर्चा की है। आपको सर्वप्रथम इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनना है। इसके साथ साथ जो PDF नोट्स भेजे जा रहे हैं उसका भी आपको अध्ययन करना है और आपको होम असाइनमेंट के लिए जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उनका भी आंसर लिख के पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज किया करो। इस जो टॉपिक है इससे निबंधात्मक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और छोटे प्रश्न भी आ सकते हैं। तो निबंधात्मक क्वेश्चन इससे इम्पोर्टेंट बनता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों की विवेचना कीजिए। तो आपको ये अच्छी तरीके से आपको याद भी करना है और आपको होम असाइनमेंट भी करना है। और इस वीडियो को सुनने के बाद आपको इसे लाइक भी किया करो और इसे सब्सक्राइब भी किया करो। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद।